गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा मैं संजय सर। आज मैं कक्षा 12 की फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ। जो हमारा चैप्टर चल रहा था संधारित्र की धारिता, ठीक है, संधारित्रों की संधारित्र की धारिता, ठीक है। तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। आप इस न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है, और उनको समझते रहना और अपनी नोटबुक में नोट भी जरूर कर लेना, ठीक है बेटा। और बेटा हमारी वीडियो को आप एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करना, ठीक। और हमारी वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, कमेंट भी करें बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ठीक है। जुगल किशोर के जितने भी बच्चे हैं, जुगल किशोर इंटर कॉलेज के हमारे बच्चे, प्रत्येक बच्चे के पास हमारी ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए, ठीक है बेटा। ये आपका कर्तव्य बनता है, सबके पास शेयर कर देना वीडियो को, ठीक। और आइए अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं इन। तो बच्चों पहला जो न्यूमेरिकल हमारा, ये न्यूमेरिकल है पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा, ठीक है बेटा। क्या बनाया गया है, एक बड़ी बूंद, यानी कि बहुत छोटी छोटी 27 बूंदें हैं। उन 27 बूंदों को मिलाकर एक बूंद बनाई गई है, ठीक है। उस बूंद पर विभव की बात की जा रही है, ठीक है बेटा। तो जो छोटी बूंद है, ठीक है, एक समान छोटी बूंद को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। जो प्रत्येक बूंद है, प्रत्येक बूंद को कितने वोल्ट तक आवेशित किया गया है, ठीक है, 10 वोल्ट तक, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कि प्रत्येक बूंद पर विभव, ठीक है बेटा। सबसे पहले लिखेंगे जो दे रखा है, सॉल्यूशन करेंगे हम इसका सॉल्यूशन। तो लिखेंगे प्रत्येक पारे की बूंद पर विभव v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ना बेटा। और q अपॉन कितना होता है, r, ठीक है। कितना होता है, q अपॉन r होता है। जो इसका मान है वो दे रखा है 10 वोल्ट, ठीक है बेटा, 10 वोल्ट ये दे रखा है इसका मान। अब हमें इनको क्या करना है, मिलाना है, और मिला के एक बड़ी बूंद बनाई गई। तो उसमें R का मान पता होना चाहिए, उसकी त्रिज्या में पता होगी, तभी हम उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो उस पर विभव देखो, जब हम बात कर रहे हैं, हम बड़ी बूंद बनाएंगे तो इस प्रकार से एक बड़ी बूंद बनेगी। तो अब हम ये त्रिज्या, ये जो R है, ये बूंद की त्रिज्या है, ये वाली। क्यों है बूंद की त्रिज्या, क्योंकि जो विभव है वो इसके पृष्ठ पर बाहर की ओर होगा, ठीक है बेटा, बाहर की, यानी कि जो सरफेस है हमारी, इस सरफेस पर विभव उत्पन्न होता है। गोल अगर कोई बूंद है तो उसके अंदर विभव नहीं होगा, कहाँ होगा, इसके सरफेस पर, पृष्ठ पर विभव होगा, इस प्रकार से। तो इसलिए इस बिंदु से, बीच वाले बिंदु से यहाँ तक की दूरी हमें पता होनी चाहिए यार, ठीक है बेटा। तो अब हम ज्ञात करते हैं। देखो बूंद गोल है, ठोस है, तो इसका मतलब वहाँ पर आयतन की बात करेंगे। आयतन पता होगा तभी हम R का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या होगा कि 27 छोटी बूंदों का आयतन, ठीक है, आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन, ठीक है बेटा। तो देखो जो 27 छोटी बूंदें हैं उनसे मिलाकर बड़ी बूंद बनाई गई है, तो इसलिए 27 छोटी बूंदों का आयतन एक बड़ी बूंद का आयतन के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 27 गुणा, कितना होता है आयतन गोले का, ये होता है 4/3 पाई r³, ठीक है। एक बड़ी बूंद बनाई गई है, तो बड़ी बूंद की जो त्रिज्या वो मान ली हमने कैपिटल R, छोटे की कितनी है, स्मॉल r, ठीक है बेटा। तो हमने लिख दिया ये 4/3 पाई r³, ठीक है, ये बन गया है। अब यहाँ से कैपिटल R का मान यहाँ से निकाल लेंगे अब हम, ठीक है। इसका मान निकालते हैं, तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे इसका मान, देखते हैं। यहाँ से ये 27 से 4/3, तो देखो 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, ठीक है, और ये 4 से ये 4 कट गया, यानी 4/3 से ये कट गया, और पाई से पाई कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इधर बच गया 27 r³ इक्वल टू r³।
अब इसको देखें तो ये हो जाएगा 3r, 3 तिया 9 तिया 27, तो 3 की घात 3 और r की घात 3, तो टोटल 3r की घात 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब बराबर कितना है, r की घात 3 है, यहाँ पर कितना r की घात 3। जब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ये घनमूल बन जाएगा, तो r इक्वल टू हो जाएगा 3r की पावर 3 पर घनमूल लग जाएगा ऐसा करके, घनमूल। ठीक है, अब घनमूल में से ये एक बाहर निकल जाएगा तो r इक्वल टू आ जाएगा 3r। ठीक है बेटा, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये तो हमने r की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर, ये कैपिटल R की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है। ठीक है, किसकी निकाली हमने, कैपिटल R की। अब जो बड़ी बूंद पर जो विभव होगा वो कितना होगा, तो लिखेंगे तब बड़ी बूंद पर विभव। ठीक है, किस पर, बड़ी बूंद पर, बड़ी बूंद पर विभव। ठीक है बेटा, बड़ी बूंद पर विभव क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हमने v मान लिया है छोटी बूंद पर, तो इसको हम मान लेंगे v डैश बराबर कितना होता है, अभी हमने ऊपर लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r। तो ऐसे ही लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कैपिटल क्यू मान लेते हैं क्योंकि इसमें ओपन मान लेता, बटे r कैपिटल R। ठीक है बेटा, अब देखो इनके मान रखते हैं, तो मान कैसे रखेंगे, देखो v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 एप्सिलॉन नॉट, इसका मान कितना होता है, चलो इसका भी नहीं रख रहे हैं, पहले इसका मान ऐसे देख लेते हैं, 1 अपॉन, अब देखो ये मान कितना है, v डैश इज इक्वल टू इतना मान आ गया। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसको हम आगे सोल्व करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और क्यू बटे r है। सवाल देखते हैं दोबारा, सवाल में क्या दे रखा है। ठीक है, सवाल में दे रखा है कि यहाँ पर 10 वोल्ट का विभव है, उसको कितने से आविष्कृत किया गया है, 10 वोल्ट से। तो देखो इसमें हम मान रख देंगे। ठीक है बेटा, तो इसको क्यों रहने देंगे, छोटा क्यों, स्मॉल क्यों ही इसको हम बना लेते हैं। तो ये जाएगा स्मॉल क्यों बटे कैपिटल R का मान आ गया 3r, तो ये हो गया 3r। सही है। अब देखो आगे इसको 3 को बाहर ले लेते हैं, तो 1/3, तो ब्रैकेट में बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये हो गया क्यू अपॉन स्मॉल r। ठीक है बेटा, अब देखो इसका मान कितना दे रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r। ऊपर देखो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r का मान दे रखा 10 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, इसकी जगह लिख देंगे हम 10 वोल्ट। बात समझ में आ गई या नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर कि अब हमने v डैश इज इक्वल टू लिख दिया, 1/3 तो बाहर रहेगा ये। ठीक है, ये क्या रहेगा बाहर, अंदर क्या है, ये अंदर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r। तो इसको हम देख लेंगे, यहाँ इसका मान रख देंगे गुणा 10। तो बेटा v डैश कितना हो जाएगा, v डैश हो जाएगा 10/3, तो v डैश इज इक्वल टू हो गया, v डैश इज इक्वल टू हो गया 10, इससे भाग कर दो, 3 तिया 9, 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। ठीक है बेटा, बड़ी बूंद पर इतना आवेश आएगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया नहीं, बात समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। ठीक है बेटा, अपनी नोटबुक में क्या कर लें, इसको नोट कर लें स्क्रीनशॉट लेकर। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो अगला जो न्यूमेरिकल है हमारा ये है दूसरा न्यूमेरिकल। किसी चालक को 100 माइक्रोकूलम आवेश देने पर उसके विभव में 50 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे सवाल को। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। चार्ज कितना दे रखा है यहाँ पर, 100 माइक्रोकूलम। 100 माइक्रोकूलम को किस में चेंज कर लेंगे, कूलम में। 100 गुणा 10 की घात -6 कूलम। ठीक है बेटा, अब उसके बाद देखो वोल्ट कितने हैं, 50, यानी कि v इज इक्वल टू दे रखा है 50 वोल्ट। ठीक है, कितने वोल्ट दे रखा है, 50 वोल्ट। अब धारिता निकालनी है। ठीक है, धारिता, तो धारिता C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। अब इस सूत्र में मान रख देंगे। Q का मान कितना है यहाँ पर, 100 गुणा कितना है, ऊपर दिख रहा है आपको, 100 गुणा 10 की घात -6, ये है ना, ये तो Q बराबर है। ठीक है, और V का मान कितना है, V का मान है 50 वोल्ट बटे 50 वोल्ट।
ठीक है 50 से काट दिया 100, 50 दूनी 100, कितना आ गया बेटा 2 गुणा 10 की घात माइनस के 6, ये धारिता आ गई इतने फैरड। ठीक है इतने फैरड धारिता आ गई। क्लियर हो गया ना, बहुत इजी सवाल था, ये आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन चित्र पर आधारित है। अब देखो ये कैसे है कि चित्र में प्रदर्शित संयोजन, जैसे हमने अभी धारिता का संयोजन की बात की थी, बिल्कुल वैसा ही है। जो चित्र में प्रदर्शित संयोजन में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता की गणना कीजिए। तो तुल्य धारिता की गणना करेंगे हम। देखो अब यहाँ पर देखो ए तो यहाँ पर है पॉइंट, और बी कहाँ पर है, देखो ये पॉइंट है बी, ये बी है और ये है। इसको अगर हम ऐसा करके खींच दें तो ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा और बेटा ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा। तो इस पोर्शन में देखेंगे तो ये और ये कैसे आएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, इसका अगर हम चित्र बनाएं, इसको ऐसे खींच दें तो ए पॉइंट यहाँ मान लिया और बी पॉइंट हमने यहाँ मान लिया। ये कौन सा पॉइंट है, ए, और ये वाला बी पॉइंट। ठीक है, सोल्यूशन हम कर रहे हैं इसका। तो अब देखो क्या होगा इसमें कि मैंने कहा कि ये वाला जो पोर्शन है इधर का ये अलग और इधर वाला पोर्शन अलग। तो ए से बी के बीच में जो होगा इस प्रकार से कि एक, ठीक है, 2, बात समझ में आ गई नहीं, इस प्रकार से ये कितना होगा 8 माइक्रोफैरड और ये होगा कितना 10 माइक्रोफैरड। ये और ये वाले सीरीज में आ जाएंगे और इस प्रकार से देखेंगे हम इसको, जो एक रहेगा नीचे 9 माइक्रोफैरड। तो इसका मतलब है कि हमें ये सीरीज वाली पहले सीरीज में निकालेंगे, इसका जो तुल्य धारिता आएगी वो धारिता इसके क्या होगी, समांतर होगी, यानी इसके क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब देखो सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि 8 माइक्रोफैरड व 10 माइक्रोफैरड कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो अब सूत्र लगाएंगे कौन सा, श्रेणी क्रम वाला। क्या होता है श्रेणी क्रम का सूत्र, श्रेणी क्रम का सूत्र तब इनकी तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता क्या होगी बेटा, तुल्य धारिता होगी 1/c डैश, एक डैश लगाएंगे इस पे, 1/, ये कौन सा है, C1 प्लस 1/C2। मान रख दो 1 C1 का कितना है 8 प्लस C2 का कितना है 10। तो यहाँ से एलसीएम ले लिया हमने, कितना जाएगा बेटा 80 एलसीएम ले लेते हैं 80। तो 8 धाई 80, 10 प्लस 10 अट्ठे 80 8। तो बेटा कितना आ गया 1/c डैश इज इक्वल टू आ गया 10 और 8 18 बटे 80। ठीक है, अब c डैश का यहाँ से देखो c डैश का मान कितना हो जाएगा, ये ऊपर पहुँचा दिया तो ये भी पलट जाएगा, तो ये जाएगा 80 बटे 18। ठीक है, ये आ गया, ये c डैश का मान आ गया है। अब इसके बाद में क्या करना है हमें, ठीक है, ये तो c डैश का हमने निकाल लिया। अब देखो नीचे ये जो मान आया c डैश और ये जो मान है, ठीक है, ये C3 मान लेते हैं इसको। तो ये कैसे हैं, पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि इसका तुल्यांक और ये कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। तो अब ऐसे लिखेंगे कि तथा या तब क्या लिखेंगे कि c डैश तथा 9 माइक्रोफैरड कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं। ठीक है, समांतर हैं, क्या एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इनका मान रख देंगे तो समांतर का क्या हो जाएगा, तब इनकी तुल्य धारिता। ठीक है, तब इनकी तुल्य धारिता मतलब ए और बी के बीच। तो कितना हो जाएगा C इज इक्वल टू C डैश और प्लस कितना है 9 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये होता है सूत्र C1 प्लस C2। तो C डैश का मान कितना है 80 बटे 18 और प्लस 9 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें 18 के ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया, तो ऊपर 18 से 18 करके कितना बच गया 80। ये कैलकुलेशन तो आपको आती है। प्लस देखो इसके बटे में कुछ नहीं, तो इसकी 18 की सीधी गुणा हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा 9 × 18।
अब इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई देखो किस प्रकार से करेंगे, ये तो हो गया 80 प्लस 9 का 2 और 9 कम 9, ठीक है, और 7 कितने हो गए 16, तो कितने हो गए 162, ठीक है बेटा 162, यानी कि 18 नम्मा 162, ठीक, बटे कितना है 18, बराबर जोड़ दो इसको, ये हो जाएगा 80 और जोड़ दो इसमें, ठीक है, कितना हो जाएगा 242 बटे 18, ठीक है। अब इसको भाग कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास 18 से भाग करेंगे इसको, तो 18 ही कम 18, बचे कितने यहाँ पर, बचे यहाँ पर 2 6 और 2 62 हो गए, 18 दूनी 36, ठीक है, 18 तिया 54, तो 3 बार जाएगा 3 बार, ठीक है। अब क्या लगेगा, दशमलव लग जाएगा, तो कितने थे हमारे पास 62 था, और कितना निकाल दिया हमने 54 निकाल दिया, तो कितना बचा हमारे पास, बचा 12 में से 4 घटाया 8, और यहाँ पर 5 में से 5 0, यानी कि 8 बचा। अब यहाँ दशमलव लगा तो यहाँ 0 हो गया, ठीक है। अब देखो 18 से इसको भाग किया हमने, कितना आ गया ये 13, तो कितना बच गया हमारे पास 80 बच गया, 62 में से 54 घटाया तो अब देखो 80 में पढ़ेंगे इसका टेबल, तो कितनी बार जाएगा बेटा बताइए, 18 चौक 72, ठीक है, 4 बार जाएगा, तो 13.4, तो धारिता कितनी आएगी 13.4 फैरड हो जाएगी। सी का जो मान है इतने फैरड। अब देखो यहाँ पर माइक्रो फैरड, तो ये माइक्रो फैरड में आएगा, माइक्रो फैरड, ठीक है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं आगे, यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, तो सी का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 13.4 माइक्रो फैरड, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो ये क्लियर हो गया, ठीक, इतना आंसर हो गया हमारा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और बेटा अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।